मेरा एक कार्यक्रम विलास खराब साहब ने बहुत प्यार में रखा था और आज मैं इस मंच पर इसलिए हूँ कि बाबा साहब का संविधान ना होता तो मैं यहाँ नहीं आ पाता। बाबा साहब का बच्चा नेपाल में भी एक बच्चा है, नेपाल में भी बाबा साहब का कारवा को आगे बढ़ा रहा है। इस कारवा को जैसा कि नेपाल भारत के आरएसएस लोग पूरा वर्ल्ड में जहाँ जहाँ हिंदुज्म और आरएसएस को हर एक रूप से हेल्प करते, उस तरह से अभी हमारे को हेल्प करने के लिए डॉक्टर विलास खराब साहब खड़े हो गए हमारे पीछे और हमारे मिशन जल्दी ही नेपाल में सक्सेस होगी। और नेपाल में शिवसेना जाती है, आरएसएस जाता है, कम्युनिज्म जाता है और बाबा साहब अम्बेडकर का और मूलवासी बहुजनों का कोई लिटरेचर, कोई दार्शनिक लेने वाला अब तक कोई भी आदमी नहीं था। तो हमने जानबूझकर जातीय विभेद और अत्याचार के खिलाफ के एक ही जरिया देखा, वो है अम्बेडकरवाद। अम्बेडकरवाद नेपाल में आज हम कंटिन्यू जन व्यक्ति पर पहुंचा रहे हैं और वहां के सिचुएशन इस तरह से है, यहाँ पहले की मटकी बांधते थे और चलने के लिए उनको जब ढूंढना पड़ता था तो मट्टी में ढूंढते थे और पीछे से झाड़ू बांधते थे। इसी तरह का हालत आज भी नेपाल में है। मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ आपको, नेपाल में अभी भी लोकतंत्र गणतंत्र के नाम पर वहाँ पूर्ण रूप से 80% मनुस्मृति लागू है। तो कल इसी मनुस्मृति के बारे में और राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद मिश्रा साहब से मैंने बात रखी थी, तो इसके बारे में मैंने लाइव किया था। नेपाल गवर्नमेंट ने मेरा फेसबुक ही बंद कर दिया कल से, क्योंकि फेसबुक लाइव से उनको पता चलता है कि समाज सोशल मूवमेंट से कितना जाग रहा है। तो जब पत्रकार के रूप से भी बहुत पत्रकार लोगों ने भी बहुत बड़ी बात कह दी थी। मुझे तो इतनी खुशी हो रही है कि आज कम से कम यहाँ के अपने मूल निवासी लोगों को आवाज उठाने के इतने यूट्यूबर है। नेपाल में तो वो भी नहीं है, नेपाल में तो केवल ब्राह्मण बात का पत्रकार है और राजनीतिक दलों का पत्रकार है। वो कभी भी वहाँ नेपाल के संविधान में दलित का संशोधन किया है। यहाँ दलित बोला तो उसको गाली बोलते हैं। नेपाल में दलित शब्द का एकदम तेजी से रफ्तार से उसका संविधान से ही पालन पोषण उसको संरक्षण दिया है। तो नेपाल के जो एससी समाज है, एससी कम्युनिटी है, उसको अभी कुछ दिन पहले मैं रास्ते में आ रहा था नेपाल से, तो वहाँ के मुझे मेरे एससी कम्युनिटी ने बताया कि हमारे यहाँ आदमी गुजर गया है, उसको रास्ते से लेने नहीं दे रहे हैं। तो रास्ते में आते आते मैंने वहाँ का हमारा सीडीओ और डीएसपी को फोन किया। मैंने बोला आप इसको अच्छी तरह से देखिए, नहीं तो जातीय द्वंद्व चाहते हैं तो वो भी आने के लिए तैयार है। आप कमजोर मत समझिए, क्योंकि अभी हम नेपाल में नहीं रहे अकेले, वर्ल्ड में है भाई। हमारे सहयोग करने वाले लोग वोट से बोलेंगे तुम्हारा मनुवादी राज्य सत्ता, मनुवादी संविधान को जल्दी ही हम चेंज करेंगे, जल्दी ही संशोधन करेंगे। इसके लिए अगर पुलिस प्रशासन और संविधानिक रूप से आप एक्शन नहीं लेंगे तो हम ले लेंगे कहा। तो उसके आधा घंटे के अंदर उन्होंने एक्शन लिया। तो इसी तरह कुछ समय पहले एक हमारे देश में रुकुम जिला है, जो वहाँ माओवादी का लड़ाई वहीं से शुरू हुआ था। जो अभी की सरकार में पुष्पकमल प्रधानमंत्री प्रचंड है, तो उन्होंने उनके जिले में एक नवरात्र विश्वकर्मा लगा के 6 जन एक ठाकुर लड़की से प्यार करते थे। तो उन्होंने शादी के जब कोविड चल रहा था, अभी से मुझे लग रहा है 3 साल हुआ है, 3 साल में कोविड का रफ्तार एकदम तेजी से था। तो उसी समय में नवरात्र टीका लगाकर 6 जन की विवश हत्या कर उनको बांधकर नदी में फेंका गया। ये इस मुद्दे को हमने तेजी से उठाया। अभी 3 साल के बाद रुकुम जिला अदालत ने 23
वहाँ के एक प्रतिनिधि है जनार्दन शर्मा, जो नेपाल के गृह मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा ये मारा नहीं गया है, ये खुद के मर के नदी में गिर गया है। तो इसी तरह से और वहाँ यहाँ पर मुझे शायद बाबा साहब के संविधान से सब लोग को शिक्षा, नौकरी और हर एक चीज मिल गई है। तो नेपाल में तो अभी जब शिक्षा पढ़ने के लिए बच्चे विद्यार्थी लोग शहर में चले जाते हैं, उनको रूम तक नहीं मिलता है, रूम की बंदेज है, रूम नहीं दिया जाता है उनको। जब जात पता चलता है, जात छुपा कर उन लोग रूम लेते हैं, जब जात का पता चलता है तो उनको रूम से निकाला जाता है। तो सरकार वहां की संविधान, वहां की ह्यूमन राइट एकदम चुपचाप रखकर शांत हो जाते हैं। और ये आंदोलन अभी इंटरनेशनल ग्रुप से अब तक बोलने वाला, उठाने वाला कोई भी नहीं था। ये माहौल मुझे, ये सौभाग्य की बात है, मुझे डॉक्टर विलास खराब साहब ने दिया है। और नेपाल में, मैं नेपाल भारत के बारे में आपको, भारत का जो संविधान है उसी संविधान से बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है, आज भारत और नेपाल का संबंध वो भाईचारा का संबंध है। नेपाल में भी अभी लोकतंत्र गणतंत्र आया हुआ ज्यादा नहीं हुआ है, 15-20 साल हो रहा है। तो अभी वहां नहीं, लोकतंत्र गणतंत्र गलत है, लोकतंत्र के गणतंत्र के खिलाफ वहां लोग लगे हैं। अभी यहाँ राजा चाहिए हमको, राजा ही देश बचाएगा, राजा ही सब कुछ करेगा बोल के यहाँ के जो आरएसएस फंडिंग करके नेपाल के आम नागरिक को संविधान के ऊपर, लोकतंत्र के ऊपर, गणतंत्र के ऊपर, के ऊपर दावा बोल रहा है। इसके ऊपर यहाँ के बड़े बड़े राइटर्स, यहाँ के बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े लीडर, विलास खराब साहब, रमन मेश्राम साहब और बहुत सारे अपने बहुजन कम्युनिटी के नायक को बोलना होगा। और इस विषय पे भी आप लोग, भारत में भी है, भारत में भी लोकतंत्र, गणतंत्र और भारत के बाबा साहब के हमारे संविधान खतरे में है। इसके लिए हम लोगों को, आप लोगों को जो कुर्बानी देना होगा वो कुर्बानी के लिए भी तैयार होनी चाहिए। और भाई नेपाल में मुस्लिम भी हिंदू है, क्रिश्चियन भी हिंदू है और बुद्धिस्ट भी हिंदू है। वहाँ मुस्लिम में भी कोई फर्क नहीं, हिंदू क्रिश्चियन में भी कोई फर्क नहीं, बुद्धिस्ट में भी कोई फर्क नहीं, सबको एक ही जरिया से सब वही हिंदुज़म को मानते हैं। मुस्लिम भी वही टीका लगाता है, होली खेलता है, और क्रिश्चियन भी वही होली खेलता है, वो दशहरा मनाता है, बलि देता है। इस तरह की नेपाल में व्यवस्था है। बुद्धिज्म इससे नहीं करता है। और नेपाल में बुद्धिज्म जातीय विभेद में सबसे ज्यादा आगे है। नेपाल में जो बुद्धिज्म के नाम पे जो बुद्धिज्म का संस्था चलाते हैं, जो बुद्धिज्म की बात करते हैं, तो वो लोग एससी एसटी को वो लोग नजर लाने के लिए तैयार नहीं है। उनको उल्टा ही जातीय विभेद, छुआछूत, शोषण करते हैं। और नेपाल में हमारे आबादी अभी संवैधानिक रूप से 70 लाख है। तो ऐसा गणना करेंगे तो 1 करोड़ के ऊपर है। नेपाल का आबादी 3 करोड़ में से 1 करोड़ हम लोग हैं, एससी लोग। और ओबीसी मिलाकर 2 करोड़, ओबीसी और एससी एसटी ओबीसी अगर मिल जाएगा तो 2 करोड़ हो जाएंगे। 1 करोड़ भी नहीं है ब्राह्मण लोग। वो लोग वहां से जैसा कि विदेश से जैसा आया वैसे विदेशी भगाने के लिए हम लोग कंटिन्यू से लगे हैं। और नेपाल के अदालत, जो न्यायपालिका है, नेपाल का अदालत और भारत के अदालत में बहुत फर्क है। नेपाल का अदालत में भी राजनीति नियुक्ति होता है न्यायाधीश, और भारत में भी यही है हालत। तो भी भारत में बहुत फर्क है। तो अभी भी नेपाल में हमारे देश लोकतंत्र गणतंत्र के नाम पे वोट में जाना जाता है, लेकिन वहाँ लोकतंत्र गणतंत्र के नाम पे ढोंग है। और वहाँ राजनीतिक न्यायाधीश है जो वो एससी एसटी ओबीसी को अधिकार नहीं देते हैं। उनको 2 साल की नियुक्ति किया जाता है। उनको पैसा कमाने के लिए आई रहती है, क्योंकि उनको अपने समाज को किस तरह बचाए, अपने समाज को किस तरह बचा के रखे, ये जातीय विभेद को, धार्मिक विभेद को, राजनीतिक विभेद को और कानून विभेद को मजबूत किस तरह से बनाया रखे अपने ही कम्युनिटी, अकेले कम्युनिटी नेपाल में
हर एक राज्य सत्ता में रहे और नेपाल में जो आरक्षण से कुछ सांसद पहले से आरक्षण अभी घट गया है नेपाल में, जो सामूहिक प्रणाली बोलते हैं नेपाल में, जो सामूहिक प्रणाली पहले प्रदेश में 6 जन 7 जन सांसद सामूहिक से जाते थे, वो अभी 3 जन में आ गए। तो उनको अधिकार नहीं है नेपाल में पार्लियामेंट में अपना बात रखे और अपने समुदाय के लिए उनको एक सिस्टम अलग से बनाए और अपने समुदाय के मुद्दे में लड़े और मुद्दा राजनीतिक रूप से हल करे। वो उनको अधिकार नहीं है, केवल राजनीतिक गुलामी के तौर पर वो वहाँ दलाली के रूप से चुना जाता है। और नेपाल में जो कम्युनिज्म और ये कांग्रेस के जो लोग हैं, कांग्रेस नहीं चाहिए, कम्युनिस्ट चाहिए, कम्युनिस्ट नहीं चाहिए, कांग्रेस चाहिए, इस तरह का जो नेपाल में हर एक दिन जातीय विवेक के नाम पर, धार्मिक विवेक के नाम पर यहाँ के जितने भी, इससे पहले लुम्बिनी में एक बहुत बड़ा यहाँ से कोई एक बाबा गया था बनारस से, मुरली तो नेपाल में लुम्बिनी के पैलेस में वो हनुमान का मूर्ति लगाना चाहते थे, वहां हमने संघर्ष किया, वो वहां राम कथा लगाने की सोच रहे थे, लेकिन उनको लगा नहीं पाए, उनको तिवारी ब्राह्मण थे। तो इसके लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि नेपाल के संविधान में आप जितने भारत के संविधान में नेपाल के लोग जितने भी भारत में सुरक्षित है, भारत में आजाद है, नेपाल के SC/ST उतने नेपाल में नहीं है। नेपाल में अभी भी वो जेल के जिंदगी जीते हैं। अभी भी एक स्वास्थ्य कर्मी थे हमारे, एक बहुत दुर्गम जिला माउंटेन से जुड़ा है, चाइना से जुड़ा है, मुलुगु जिला, उसमें उनका तुलसा कुमारी विश्वकर्मा, उनको वहां के गए ब्राह्मण और ठाकुर लोग ने उनको बलात्कार करने की समय प्रयास की और उनको जातीय रूप से वहां से सब जन मिलकर गांव से निकालने का काम समेत किए गए। लेकिन अभी देश में आंदोलन उठ गया तो उसी हिसाब से वो केस को बड़ा मतलब राज्य सरकार ने देख लिया है। तो और जो है इस तरह से अभी मैं जल्दी ही विश्व में सब जगह बाबा साहब लगती है, तो नेपाल में मैं भी बाबा साहब का कारवां और मूलवासी का कारवां को आगे बढ़ाने के लिए तब तक एक सिपाही बनकर, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं लगेगा। और जल्दी ही मैं नेपाल में बाबा साहब की 25 फीट की प्रतिमा की लगाने की भी प्रतिबद्धता जाहिर करता हूँ। यही नागपुर दीक्षा भूमि से, यही भारतीय मुक्ति मोर्चा के माध्यम से मैं सभी लोगों को जानकारी करता हूँ। और बहुत लोगों को नेपाल में पहली बार ऐसा होगा जहाँ नेपाल में हिंदू राष्ट्र कहते थे और वहाँ बाबा साहब की तस्वीर लग जाएगी तो पूरा नेपाल के में कोहरा मच जाएगा। इतना कहते हुए मैं विश्राम लेता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय नेपाल, जय मूलवासी।